रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन यानी कि बालक संबंधी परावर्तक पत्रिका क्या है, इसके महत्व, लिखने की विधि एवं प्रबंध का परिचय दीजिए और बताइए कि आप इसके माध्यम से बालक संबंधी आंकड़ों का संकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो ये बालक संबंधी परावर्तक पत्रिका जिसे जर्नल अबाउट चिल्ड्रन बोलते हैं, ये होती क्या है, क्या इसका महत्व है और इसके माध्यम से किस प्रकार हम बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए भाई, रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन ये वो नोटबुक या डायरी होती है जिसमें बच्चा अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करता है। इस प्रकार की पत्रिका लेखन से बालकों में मेटा कोग्निटिव स्किल्स के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है और इस पत्रिका के द्वारा बालक स्वयं का मूल्यांकन करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि वे क्या जानते हैं। यानी कि जैसे आपकी पर्सनल डायरी होती है, उसमें आप अपने पर्सनल व्यूज लिखते हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि परावर्तक पत्रिका इसको हम बोलते हैं। इससे बच्चे के स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करता है। इस पत्रिका के द्वारा बालक स्वयं का इवैल्यूएशन कर सकता है, यानी कि उसने जो लिखा उसको पढ़कर स्वयं का इवैल्यूएशन करता है कि वह क्या क्या चीजों को जानता है। स्वयं के विचारों और चिंतन का जब इवैल्यूएशन करने की प्रोसेस उन छात्रों के लिए विशेष रूप से सहायक होती है जो नई नई अवधारणाओं को अभी सीख ही रहे थे या जटिल समस्याओं को हल करना प्रारंभ ही करते हैं। समझ में आ गया क्या है हमारी ये डायरी, जिसमें बच्चा स्वयं के, जैसे आपकी पर्सनल डायरी होती है, आप अपने पर्सनल व्यूज उसके अंदर लिखते हो, तो आप उसी को पढ़ के अपना इवैल्यूएशन करके देखते हो। ठीक है, और जटिल से जटिल समस्याओं को हल करना प्रारंभ कर सकते हो। इसका महत्व क्या है, मीनिंग क्लियर हो गया बेटे? यस मैम। आगे है इसकी इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस में सबसे अधिक शक्तिशाली लर्निंग तब होती है जब बालक स्वयं का इवैल्यूएशन स्वयं करते हैं और स्वयं का रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी परावर्तक पत्रिका है उसका क्या महत्व है कि ये एक शक्तिशाली लर्निंग होती है, क्योंकि इसमें बच्चा अपना स्वयं का इवैल्यूएशन कर रहा है, यानी कि खुद के विचारों को लिख के खुद के ही विचारों को चेक कर रहा है। तो ये सबसे शक्तिशाली लर्निंग मानी जाती है कि बच्चा खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही फिर इवैल्यूएट करके देख रहा है कि तूने कहाँ तक पढ़ा है। आगे ओपन एंडेड फॉर्मेट होता है, आप कितना भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है लिख सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। ये क्या है, ये पत्रिकाएं विद्यार्थियों के मस्तिष्क की खिड़कियों और दरवाजों को खोलने का काम करती हैं, क्योंकि आप जो लिख रहे हो अपने मन से लिख रहे हो, अपने दिमाग से लिख रहे हो। यहाँ पर आप किसी की नकल करके या सुन के नहीं लिख रहे। यहाँ पर समस्याओं, गलतफहमी और भ्रमों को स्पष्ट करने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आवश्यक होती है और इस प्रकार के लेखन से ये उद्देश्य पूरा होता है। कोई समस्या है या कोई गलतफहमी या कोई भ्रम है तो ये इसे स्पष्ट हो जाता है। ये विद्यार्थियों के बारे में जो अतिरिक्त सूझबूझ प्रदान करने के लिए एक टूल प्रदान करती हैं। ये पत्रिकाएं शिक्षकों को विद्यार्थी की ओर ध्यान देने के अवसर प्रदान करती हैं। बालकों ने जो कुछ भी स्वयं का इवैल्यूएशन करके यह खोजा है, उन्हें क्या कुछ आता है, उसका अपना लर्निंग में सुधार लाने के लिए योजना बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। देखो भाई क्या क्या महत्व है। एक तो बच्चा स्वयं का इवैल्यूएशन करके देखता है, इसमें ओपन एंडेड फॉर्मेट होता है, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ये हमारे ब्रेन में हम सोच समझकर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सोच समझकर हम यहाँ पर लिखते हैं। आगे ये हमारे कोई भी गलतफहमी है, भ्रम है, उसको स्पष्ट करने में हेल्प करता है। अतिरिक्त जो हम अंडरस्टैंडिंग के जरिए जो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, उसका टूल प्रदान करता है। विद्यार्थियों की ओर ध्यान देने के अवसर प्रदान करता है और बालक स्वयं का इवैल्यूएशन करके ये खोज सकता है कि उसने अब तक क्या सीखा है या फिर उसे आगे अपनी लर्निंग में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये थे इसके महत्व। आगे समझ में? राज रानी हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 16 पे, 17 पे पढ़ रहे हैं अभी। 16 का लास्ट में क्वेश्चन है, बालक संबंधी परावर्तक पत्रिका क्या होती है। उसी का हमने अभी मीनिंग पढ़ा है और उसका महत्व पढ़ा है। अब आ गए हैं हम उसके लेखन कि इसमें लिखा कैसे जाता है। एक बार मैं बता दूं फिर से, जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव जर्नल है उसका मतलब होता है कि बच्चा अपने जो भी
विचार है, स्वयं के विचार जब उसको एक नोटबुक में लिखता है या फिर किसी डायरी में लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पत्रिका बोलते हैं बालक के। ठीक है, यानी कि आप जब अपने पर्सनल व्यूज लिख रहे हो ना अपनी डायरी में, तो आपकी क्या है, वो रिफ्लेक्टिव जर्नल है आपके बारे में। तो ऐसे ही बच्चे की है। अब देखो भाई इसमें लिखते कैसे हैं। बहुत छोटे बच्चों को पत्रिका लिखने का कार्य जोर जोर से बोलकर या चिंतन करते हुए कराना चाहिए। देखो जो हमारे डायरी लिखने का एक काम है, ये एक बहुत ही, पेज नंबर 17 है बेटा। इसका ज्ञान की डायरी में लिखना कैसे, इसका ज्ञान बच्चे को अवश्य होना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा है तो हम उसको पहले लिखना सिखाते हैं। ठीक है, अपने विचारों को तो बाद में लिखेगा, लेकिन पहले बच्चे को, हम छोटे बच्चे को जोर जोर से बोलकर और चिंतन करते हुए, याद करते हुए लिखना उसे सिखाते हैं। पत्रिका लेखन का मुख्य लक्षण होता है कि चिंतन को लेखन में कैसे ट्रांसलेट किया जाना है। इस पक्ष को छात्रों के सम्मुख स्पष्ट करना अति आवश्यक है। यानी कि जो परावर्तक पत्रिका है उसमें बहुत छोटे बच्चों को एक तो बोल बोल कर लिखना और चिंतन करके लिखने को कहा जाता है। दूसरा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हम सोच रहे हैं उसको मूर्त रूप किस प्रकार दे, क्या लिखें, कैसे लिखें। दूसरा, विद्यार्थी स्वयं के जीवन के बारे में या कक्षा के वातावरण के बारे में भी यहाँ पर लिख सकता है। यहाँ पर पत्रिका में एंट्रीज कक्षा में कराए गए कार्यों के आधार पर भी हो सकती है, डायरी में एंट्री। ठीक है, परावर्तन पत्रिका में पत्रिका अध्यापक के उत्तरदायित्व को विद्यार्थी के उत्तरदायित्व में स्थानांतरित करती है कि जो आपके टीचर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद्यार्थी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसफर करती है। विद्यार्थियों को उनके स्वयं के चिंतन के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योग्य बनाती है कि वे व्यक्तित्व रूप में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, स्वयं उसका इवेल्युएशन कर सके। ये डायरी के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मूल्यों के विकास हेतु प्रोत्साहन करना चाहती है। इसमें नियमित गतिविधि के रूप में ले तो इसका निर्धारण करना चाहिए। प्रश्न गहरे होने चाहिए, न कि सतही स्तर के होने चाहिए। ठीक है, तो इसने बताया इसमें एक तो बच्चे को, जो बहुत छोटा बच्चा है तो वो बोल बोल कर लिखे। दूसरा कि जो उसके दिमाग में आ रहा है वो किस प्रकार उसको अपने शब्दों में स्थानांतरित करे, किस प्रकार से लिखे, ये भी आना चाहिए। दूसरा, वह स्वयं की जिंदगी के बारे में भी डायरी में लिख सकता है और अपनी क्लास इन्वायरमेंट के बारे में भी लिख सकता है। डायरी में जो एंट्री कराई जाती हैं वे कक्षा में किए गए कार्यों के आधार पर भी हो सकती है, यानी कि डायरी वह क्या अपनी क्लास वर्क के आधार पर भी लिख सकता है। इसमें जो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विद्यार्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अध्यापक ने जो काम बताया था बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को करना। इसमें बच्चा स्वयं के चिंतन में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, स्वयं के निष्कर्ष क्या निकालते हैं। इस पत्रिका के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मूल्यों के विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। पत्रिका एक नियमित गतिविधि का रूप ले ले, इसका भी निर्धारण करना चाहिए। पत्रिका में गहरे प्रश्न होने चाहिए, ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसे बताए हैं कि पत्रिका के लेखन में क्या क्या लिखना है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ जर्नल। इसका मैनेजमेंट क्या है भाई, उसका मैनेजमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले एक फोल्डर या जल्द नोटबुक या स्पाइरल नोटबुक में रख सकते हैं, यानी कि इस पत्रिका को या तो आप फोल्डर में रख सकते हो जो भी आप लिख रहे हो, या फिर उसके ऊपर कवर अप कर सकते हो, या स्पाइरल नोटबुक में आप बना सकते हो। दूसरी बात, परिणाम स्वरूप उसमें रिव्यू भी कर सकते हो और उन पर निगरानी रख सकते हो। विद्यार्थी के ग्रेड स्तर के अकॉर्डिंग पत्रिका को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके और विद्यार्थियों को यह मालूम हो कि उनकी पत्रिका कहाँ पर मिलेगी। एंट्री की पहचान के लिए किसी प्रणाली को निर्धारित करना चाहिए, अधिक उपयुक्त होनी चाहिए। विद्यार्थी पत्रिकाओं में व्यक्तिगत रूप से कहीं रखें। पत्रिका के वितरण में उन्हें एकत्रित करने के लिए किसी स्पष्ट प्रणाली को निर्धारित करें। तो इसने बोला है कि अब जो आप लिख रहे हो डायरी, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है हमें। या तो आप फोल्डर में फोल्डर बना सकते हो, एक अपना जो जो चीजें लिखते हो जिस पेज पे लिखी आप उसका फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंट्री की पहचान कर सकते हो, कहाँ रखी है आपने, रिव्यू भी दे सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिख रखी है। कुछ समझ में आया है ये? थोड़ा बहुत है मैम।
आरती जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अपनी लैंग्वेज में, जो समझ में आया आपको। मैम ये तो पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन बता दी कि जो हमारी पर्सनल डायरी होती है जिसमें हम अपने थॉट्स या व्यू लिखते हैं, उसको उन्होंने प्रावर्तक पत्रिका बोला है। फिर मैम इन्होंने बताया है कि क्या नाम है उसका उसका महत्व क्या है, क्यों लिखते हैं, कि उसमें बच्चे अपने विचार लिख सके। और एक मैम वो ओपन एंडेड होती है कि मतलब उसको कुछ भी लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, कोई इतना नहीं है कि इतना ही लिखना है हमें। और मैम हम उसमें अपने रिव्यू देख सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारी क्या गलतियां चल रही हैं, हम अपनी लाइफ में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको कैसे सुधार सकते हैं। फिर मैम उसका उन्होंने लिखने का तरीका बताया है कि कैसे करना है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी लिखना सिखाना चाहिए, तो वो बच्चों को बोल बोल के लिखना और समझ के लिखना सिखाना चाहिए। और मैम इसके तो 2-3 पॉइंट ही समझ में आया मैम इसका लेखन का तो। और मैं प्रबंधन में तो उसको बोला है फोल्डर में रखना चाहिए और ऐसी जगह रखनी चाहिए कि जहाँ पे निगरानी रख सके हम, बच्चे को आसानी से वो मिल सके। ठीक है, तो इसमें देखो आपको मीनिंग क्लियर हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। इसके लेखन वाली थोड़ी सी बात में गड़बड़ रहती है। एक तो देखो, मान लो जब हम अपने छोटे बच्चे को डायरी करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, उसको लिखना सिखा रहे हैं, तो हमें बोल बोल कर भी कर सकता है बच्चा उसमें। दूसरा, उसके सामने ये प्रॉब्लम होती है, जो चीजें वो सोच रहा है उसको किस प्रकार ट्रांसलेट करें। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा दिमाग में जो सोच रहा है तो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा, तो ये भी आवश्यक है यहाँ पर। डायरी स्वयं के जीवन के बारे में भी हो सकती है लिखना, यानी कि हम अपने बारे में भी लिख सकते हैं, या अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर जो बच्चा जहाँ स्कूल के इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी डायरी लिख सकता है। अब क्या है, वह अपनी डायरी में क्लास कार्य को भी क्या है दिखा सकता है, आधार पर हो सकती है, कक्षा में कराए गए कार्यों के आधार पर भी वह कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि भाई ओपन एंडेड बोला है इसने, कुछ भी लिख सकता है बच्चा। स्वयं के चिंतन के बारे में भी यहाँ पर लिख सकता है, व्यक्तिगत रूप से वह क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, स्वयं इस बात का निष्कर्ष निकालता है बच्चा इस डायरी से। और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्यों के विकास हेतु ये डायरी प्रोत्साहित करती है, ताकि जब बच्चे को हम लिखने के लिए देते हैं ना, तो बच्चे के भी कुछ थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर वो थॉट प्रोसेस करने की जो पावर है वो डेवलप होती है। और जो भी लिखा जाए, मान लो कोई क्वेश्चन ही लिखा है बच्चे ने डायरी के अंदर, तो उसका आंसर सही होना चाहिए, मतलब जो फैक्ट है वो सही होना चाहिए। इसको हम क्या एक नियमित एक्टिविटी के तौर पर भी ले सकते हैं, ये बोला इसने। फिर इसका मैनेजमेंट, यानी कि फोल्डर में रख सकते हैं, स्पाइरल नोट में बुक बना सकते हैं, या इसका क्या है हम अच्छी से रिव्यू दे सकते हैं, या उस पर निगरानी रख सकते हैं। ग्रेड स्तर के अकॉर्डिंग ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ से बच्चा सुगमता है आसानी से उसको उतार सके। इसमें जो डायरी की एंट्री है उसकी पहचान के लिए किसी प्रणाली को निर्धारित करना चाहिए, यानी कि कल हमने कहाँ से लिखी थी, आज हमें कहाँ से लिखने, तो थोड़ा सा डॉट लगा देना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से वहाँ से लिख सके। यह अधिक उपयुक्त होगी यदि विद्यार्थी पत्रिकाओं को व्यक्तिगत रूप से, अगर ये तब सही रहेगा जब बच्चा खुद स्वयं अपनी डायरी को रखेगा, खुद उसकी निगरानी रखेगा। तो पत्रिका के वितरण और उसे एकत्रित करने के लिए किसी स्पष्ट प्रणाली का निर्धारण करना चाहिए। बस ये दे रखा है। उसके बाद आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है भाई? एनेक्डोटल रिकॉर्ड व विवरणों का अर्थ बताइए, इसके प्रकार, लाभ एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए, और बताइए कि इसके द्वारा आप बालक संबंधी आंकड़ों को किस प्रकार इकट्ठा करेंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने एनेक्डोटल रिकॉर्ड की अलग अलग डेफिनेशन दी है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये वह विधि है जिसके अंतर्गत हम ऑब्जर्वेशन मेथड को प्रयुक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय विद्यार्थियों के संदर्भ में अध्यापक द्वारा तैयार किए गए घटनावर्त या संचित अभिलेख कार्ड है, यानी कि भाई एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि टीचर क्या करता है, एक बच्चे के बारे में सारी जानकारी लिखता है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। बच्चे की सारी जानकारी, क्या नाम है, क्या फादर नेम है, क्या बच्चा बिहेवियर कर रहा है, कैसा आज उसने, जैसे जितने भी क्लास टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी रिकॉर्ड वहाँ पे लिखा जाता है। बच्चा किस दिन आया, किस दिन नहीं आया, क्या उसने हरकत की, वो सारी चीजें उस रिकॉर्ड में शामिल होती हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। यानी कि रेथस लुइस के अनुसार किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट को ही हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है,
ये टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे टीचर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है ना, ऐसे ही क्या है, रजिस्टर में भी एंट्री करता है टीचर, बच्चे के बारे में सारी डिटेल वहाँ फिल करता है, और हर एक जो चाहे यूनिट टेस्ट हुआ चाहे मंथली टेस्ट हुआ उसके नंबर भी वहाँ पर स्कोर किए जाते हैं, किस कल्चरल एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया ये भी लिखा जाता है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ? यस मैम। उसके बाद इसने टाइप बताए हैं, तो ये 4 टाइप का बताया है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप में छात्र का जो बिहेवियर है वह ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है, इसमें किसी भी प्रकार के विचारों का समावेश नहीं किया जाता। दूसरे टाइप में छात्र के व्यवहार के वर्णन के साथ साथ संस्कृत से टिप्पणी भी लिखी जाती है। देखो पहले टाइप में तो जस्ट बच्चे के बिहेवियर के बारे में लिखा जाता है, दूसरे में क्या है, बिहेवियर के साथ साथ उसके लिए रिमार्क भी लिखे जाती है, थर्ड में क्या है, छात्र के व्यवहार का विवरण, और रिमार्क के अतिरिक्त उसमें उपचार का वर्णन भी होता है कि बच्चे ने ये गलती की है तो हम इस तरीके से उसको सुधार सकते हैं। चौथे में व्यवहार का वर्णन किया जाता है, बच्चे में क्या गुण है, क्या दोष हैं, क्या भावी जीवन में उसके लिए सुझाव हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, 4 टाइप का बताया। पहले टाइप में जस्ट बिहेवियर लिखा जाता है, दूसरे टाइप में बच्चे के बिहेवियर के साथ साथ उसकी टीका टिप्पणी भी लिखी जाती है, यानी कि किस टाइप का वह है, रिव्यू वगैरह भी लिखे जाते हैं। थर्ड टाइप में उपचार भी साथ में लिखा जाता है, फोर्थ टाइप में सारा ही बच्चे के बारे में A to Z डिटेल लिखी जाती है। अब इस रिकॉर्ड को रखने के क्या लाभ है भाई, इसमें हमें एक तो सबसे पहले वैरायटी ऑफ डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी विविधता देखने को मिल जाती है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग सारा रिकॉर्ड है। तो एक तो वैरायटी ऑफ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, ये क्लिनिकली सर्विस में भी लाभदायक होते हैं, उपचारक सेवाओं में भी लाभदायक होते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है, उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, तो इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड का वहाँ पर भी उपयोग किया जा सकता है डॉक्टर अपनी स्टडी के दौरान भी, ताकि डॉक्टर को हेल्प हो जाए कि बच्चा स्कूल में कैसा बिहेवियर करता है। दूसरा, बच्चे माध्यम से अध्यापक हर बच्चे की ओर ध्यान दे सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होता है, अलग अलग सिचुएशन में भी प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। ऐसे अभिलेखों से अन्य अध्यापकों को भी विवरण लिखने की अभिप्रेरणा मिलती है। इन पंक्तियों का अध्ययन करके अध्यापक और परामर्शदाता ज़्यादा लंबे पड़ गए। एक तो पहले तो अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाती है हमें बच्चों की, दूसरा क्लिनिकली सर्विस में हेल्प करता है, जितने भी रिकॉर्ड है उनके माध्यम से अध्यापक हर एक बच्चे की तरफ ध्यान दे सकता है, हर एक बच्चे के आत्मज्ञान प्राप्ति में सहायता कर सकता है कि भाई ये बच्चा यहाँ पे कमजोर है और यहाँ पे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में जो जो रिएक्शन दिए गए उसको समझने में सहायता मिलती है। ये रिकॉर्ड अध्यापक को भी विवरण लिखने में अभिप्रेरणा मिलती है कि अध्यापक को भी डिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प मिल जाती है। इन पंक्तियों का अध्ययन करके अध्यापक और परामर्शदाता बालक की समस्याओं से पहले ही परिचित हो जाता है, जिससे गहराई से सोच विचार करता है। यानी कि जो अध्यापक है वो पहले ही बच्चे के उससे समस्याओं से परिचित हो जाता है। इन अभिलेखों के परिणाम स्वरूप अध्यापक का ध्यान पुस्तकीय ज्ञान से हटकर बालक के विकास की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, इस रिकॉर्ड के परिणाम स्वरूप अध्यापक का ध्यान पुस्तकीय ज्ञान से हटकर बालक के विकास की ओर आकर्षित होता है। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख अध्यापक के मन में बालक के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और अध्यापक बालक संबंध को सुदृढ़ करता है। ठीक है, इस रिकॉर्ड के आधार पर किसी भी व्यक्तित्व का सही अनुमान लगाना संभव होता है और यह अनुमान निर्देशन सेवाओं में भी सहायक होता है। भाई वाकई में जो अगर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करते हैं ना तो उससे हेल्प बहुत मिलती है हमें। मान लो अचानक से किसी के पेरेंट्स को बात करनी पड़ जाए हमें किसी के पेरेंट्स से, तो बच्चे के बारे में रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हम फटाफट से उसके बारे में उसके गार्जियन से बात कर सकते हैं। दूसरा, बालक के कि क्या समस्या है, देखो जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं, जिस बच्चे का रिकॉर्ड हमारे पास है, हम 1 मिनट में बता देंगे नए टीचर को कि इस बच्चे को जी ये प्रॉब्लम है और आपको ऐसे क्लास में पढ़ाना है। दूसरा, पुस्तकीय ज्ञान से हटकर बालक के विकास की ओर आकर्षित करना है। और क्या है, बालक के मन में अध्यापक के मन में बालक के प्रति रुचि उत्पन्न करनी और बालक और अध्यापक का संबंध सुदृढ़ करना। ठीक है, तो ये थे इसके लाभ। उसके बाद इसकी सीमाएं, रख रखाव में कठिनाई आती है, कठिन व्याख्या होती है, सभी प्रकार के वर्णन, आत्मनिष्ठा, अध्यापक की स्वयं की प्रतिक्रिया और अवांछित व्यवहार का भी रिकॉर्ड। एक तो रख रखाव में कठिनाई आती है,
बालकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि किस किस बच्चे का रिकॉर्ड रखें, ठीक है, ये मुश्किल हो जाता है। वैसे लिखा तो जाता है हर एक बच्चे का रिकॉर्ड, लेकिन एक डिफिकल्ट वर्क है। कठिन व्याख्या है, आलेखों को पढ़कर व्याख्या करना कठिन कार्य है और त्रुटिपूर्ण व्याख्या से निर्देशन कार्य प्रभावित हो सकता है। सभी प्रकार के वर्णन दर्ज करने पड़ते हैं, बच्चे के अच्छे बुरे सारे कार्यों को इसमें लिखना होता है। सब्जेक्टिव होते हैं, अध्यापक जो कुछ भी चाहते हैं उसे लिख देता है। अध्यापक की स्वयं की प्रतिक्रियाएं को नोट करता है रहता है और वास्तविक विवरण नहीं देता। कई बार अब अध्यापक अपने आधार पर लिख देता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपने आधार पर एक बच्चे का निष्कर्ष निकाला, जरूरी नहीं कि दूसरे टीचर के साथ भी उसका वैसा ही बिहेवियर हो। अवांछित व्यवहार का अभिलेख, इस प्रकार के रिकॉर्ड में अवांछित व्यवहार के रिकॉर्ड होने की संभावना बनी रहती है। इसमें प्रतिकूल व्यवहारों को ही न दर्ज किया जाए अपितु सभी प्रकार के व्यवहारों को भी दर्ज करना चाहिए। तो ये इसमें दी गई है। कुछ समझ में आया? यस मैम। राज, कुछ समझ में आया बेटे? आगे देखो, ये वाला टॉपिक आया मैम समझ में। आया है थोड़ा बहुत, अच्छी बात है भाई, थोड़ा बहुत भी आ जाए तो। अब देखो अगला है आपका नरेटिव्स। क्या होते हैं? विवरणात्मक कथाओं पर एक नोट लिखे। विवरणात्मक कथाएं मौके पर घट रहे बिहेवियर का उसी रूप में लिखने को कहते हैं। यह बालक की गतिविधियों का विस्तार से वृत्तांत होता है, ठीक है। यानी कि जो नरेटिव्स होते हैं, यानी कि एट प्रेजेंट मौके पर जो घटना घटी है उसी को उसी टाइम लिखने को बोला जाता है, तो वो नरेटिव कहलाता है। तो इसमें बच्चे ने जो एक्टिविटी की है पूरे आराम से लिखी जाती है। इसका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसके कारण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट योग्यता, स्वभाव, गुण, कौशल आदि का एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार हो जाता है जो आने वाले समय में छात्र का असेसमेंट करने में अत्यधिक सहायक होता है। और अन्य अध्यापक और माता पिता भी उस रिकॉर्ड के आलोक में छात्र के विकास हेतु उचित व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या है, मौके पर जो घटनाएं जो व्यवहार हो रहे हैं उसी टाइम लिख दिया जाता है। बालक की एक्टिविटीज को भी इसमें लिखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी का किसी भी स्पेशल कोई एबिलिटी है उसके अंदर, उसका स्वभाव कैसा है, क्या गुण है, क्या कौशलताएं हैं, ऐसे सभी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं ताकि जब बच्चे की हमें असेसमेंट करने का टाइम आए तो हम इजीली उसके बारे में बता सके कि ये बच्चा तो ऐसा है, ठीक है, कि छात्र के विकास हेतु उचित व्यवहार कर सके। आगे अब देखो, जैसे अब 50 बच्चों की क्लास है, मान लीजिए जिस दिन आप प्रैक्टिकल देने आओगे तो चलो क्लास में ऐसे होते हैं कि 3-4 बच्चों के तो हम एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि भाई ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, आप इनके अच्छे नंबर लगाना, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मुझे तो पता ही नहीं भाई कौन कैसा है। मेरी तो क्लास में तुम 2 या 4 बच्चे आते हो तो तुम्हारे ही नाम पता है, बाकी बच्चों के तो नाम भी नहीं पता, ठीक है। तो उसमें मुझे असेसमेंट करने में इजी रहता है कि जिन बच्चों के बारे में मुझे नॉलेज है उनके बारे में असेसमेंट करने में इजी रहता है। अब इसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहले से कोई प्लानिंग बनानी है या व्यापक प्रशिक्षण नहीं चाहिए, यानी कि इसको बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। दैनिक भाषा में लिखा जाता है, किसी एक व्यवहार पर केंद्रित न होकर सभी व्यवहारों को इसमें दर्शाया जाता है। उपकरणों की आवश्यकता, न्यूनतम यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता रहती है। बाद के एनालिसिस के लिए कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। इसमें घटनाओं का रिकॉर्ड स्थायी रूप से हो जाता है। व्यवहार का क्रम, पर्यावरण सूचनाएं और दूसरों की प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो घटना जो लिखी जाती है एट प्रेजेंट लिखी जाती है, तो पहले इसकी कोई प्लानिंग नहीं की होती। दैनिक भाषा में लिखी जाती है, जो भाषा हम यूज कर रहे हैं। किसी एक का बिहेवियर इस पे केंद्रित नहीं है, किसी एक के बिहेवियर के ऊपर नहीं है ये। इसमें क्या है, जितने भी बच्चे वहां पर थे सबकी एक्टिविटीज को इसमें शामिल किया गया है। जो जो उपकरण यूज कर रखे हैं, आवश्यकता होती है, उनको भी दिखाया गया है। बाद के एनालिसिस के लिए कोई भी इसको प्रयुक्त कर सकता है। इन घटनाओं का रिकॉर्ड फिक्स हो जाता है। व्यवहार का क्रम, पर्यावरण सूचनाएं तथा दूसरों के प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके दोष क्या क्या है? रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है। एक से अधिक बालकों का निरीक्षण करने में यह अवधि हमें कठिन लगती है। निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं और अधिक अध्यापकों के लिए ऐसा करना कठिन हो जाता है, ठीक है।
यानी कि हर एक बच्चे के बारे में डिटेल से लिखना ये हमारे लिए कठिन हो जाता है, समय ज़्यादा लगता है, महंगा भी पड़ता है, स्वयं से अलग अलग एक एक बच्चे से पूछना भी कठिन काम लगता है। ठीक है, तो ये थे। अब आ गई आपकी प्याजे की थ्योरी। बोर तो नहीं हो गए हो ना? अभी तो नहीं हुए हैं। चलिए फिर प्याजे की थ्योरी करवा दूं ना आज। देखिए, प्याजे के संदर्भ में नैदानिक विधि की व्याख्या कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। प्याजे के संदर्भ में नैदानिक विधि की व्याख्या कीजिए। पढ़ना बेटा एक बार आरती। नैदांतिक विधि का अर्थ आमतौर पर किसी अस्वस्थ व्यक्ति को औषध, शल्य आदि प्रविधियों से पुनः स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया को उपचार या चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं सामूहिक रूप से विशुद्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार करना मनोचिकित्सा कहा जाता है। इसे नैदांतिक विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने व्यवसाय या पेशेवर क्षमता का उपयोग करते हुए मानसिक रूप से या सांवेगिक रूप से शुभ व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। सामान्यतः मनोचिकित्सा का उपयोग उन मानसिक रोगियों के लिए लाभकारी होता है जो मन स्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं। इसका उपयोग दूसरे प्रकार के मानसिक रोगियों जैसे मनोविक्षिप्त या मनोविकृत के रोगियों के साथ भी किया जाता है, परंतु ऐसे रोगियों को मनोचिकित्सा के अलावा मेडिकल चिकित्सा भी देना अनिवार्य होता है। देखो, ये जो पहला पैराग्राफ है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि नैदांतिक विधि क्या होती है। नैदांतिक विधि का मतलब यहाँ पर बताया गया है क्लिनिकल मेथड किसे कहा जाता है। मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो इस बीमार व्यक्ति का उपचार करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने कुछ क्लिनिकली मेथड के जरिए उस व्यक्ति का उपचार करता है। तो ऐसे ही क्या है, हमारे यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लो हमें कोई मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे सामने कोई समस्या हो जाती है, तो उस समस्या के निवारण की जो विधि हम बनाते हैं उसी को यहाँ पर क्लिनिकली मेथड बोला गया है। ठीक है, इसको आपको ऐसे बनाना है कि जैसे रोगियों के उपचार करने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता है, तो वैसे ही क्या है हमारी शिक्षा में अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का निवारण करने के लिए हमें भी नैदांतिक विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाइए, नैदांतिक विधि प्याजे के अकॉर्डिंग। जीन प्याजे जो स्विट्जरलैंड के मशहूर वैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डेवलप करने के लिए नैदांतिक विधि का प्रयोग किया था। उन्होंने बालक के अंदर चलने वाली जितने भी डेवलपमेंट के थॉट हैं उसमें ज्ञान शास्त्र में रुचि हुए बालक के ज्ञान शास्त्र में रुचि रखते थे। बालक द्वारा एकत्रित ज्ञान के स्वरूप को समझना चाहते थे। उनका मानना था कि डेवलपमेंट की स्टडी करना ज्ञान के स्वरूप को समझने से सबसे उत्तम माध्यम है। अतः उन्होंने अपने ही बालक के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अध्ययन आरंभ कर दिया। प्याजे ने अपनी शुरुआती रचनाओं में इन अध्ययन विधियों और फलों का विवरण किया। अपने मौलिक अध्ययन व गंभीर चिंतन के आधार पर प्याजे ने अच्छी तरह से यह समझ लिया कि संज्ञान एक देखो बहन, इसमें है जीन प्याजे जो क्या थे, स्विट्जरलैंड के नैदांतिक विधि जीन प्याजे के द्वारा, यानी कि जीन प्याजे क्या थे, एक स्विट्जरलैंड के मशहूर साइंटिस्ट थे। उनका जो इंटरेस्ट था वो था बालक की डेवलपमेंट से रिलेटेड और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसने सोचा इसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस स्टडी को करने के लिए एक मिनट में देखिए, तो हम बात कर रहे थे जीन प्याजे की जो स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या थे, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया था, रिसर्च किया था। तो उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट था वो बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर था। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखूं। तो उन्होंने जो बच्चे की अलग अलग जो स्टेजेस थी उनके ऊपर उन्होंने क्या है स्टडी किया।
जैसे आप देखते हो तो उन्होंने अपने बच्चे के जो जीवन काल था, पूरे जीवन काल में उसने ये स्टडी देखी कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ उस टाइम कैसा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तब क्या क्या रिएक्शन कर रहा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ तब क्या कर रहा है। तो इस तरह से उसकी जो पूरी की पूरी स्टडी उसके अपने बेटे के ऊपर निर्धारित करती थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर उसने नॉलेज से लेकर इंटेलिजेंस तक सारी चीजों को उसने वहां पर देखा। प्याजे ने यहाँ पर उल्लेख किया कि व्यक्ति को नॉलेज होने के साथ साथ उसके इन्वायरमेंट के साथ भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि उसने अपनी स्टडी के दौरान ये भी पाया, अपने बच्चे के ऊपर जो वह स्टडी कर रहा था तो उस स्टडी में उसने ये भी पाया कि किस प्रकार एक बच्चा उसको अपनी इंटेलिजेंसी होने के साथ साथ, नॉलेज होने के साथ साथ उसे अपने इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट करना पड़ता है। जन्म के समय बच्चे के अंदर सिर्फ एक नेचुरल क्षमता होती है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसकी जो कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज हैं वे भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जिसे बालक अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता है उसे अनेक ज्ञान और संशोधन भी होते रहते हैं और सभी डेवलपमेंट होने वाले बालक संज्ञान विकास की इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है, तो प्याजे की उक्त अवधारणा के आधार पर ही इसको हमने क्या नाम दिया है, स्टेज थ्योरी का भी नाम दिया है। ठीक है, आपका सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेज थ्योरी को किसने प्रपाउंडेड किया है या कौन सी थ्योरी का नाम स्टेज थ्योरी भी है। तो प्याजे के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है उसका नाम स्टेज थ्योरी भी है। अब मेरे को ये बताओ, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। इसमें जस्ट आपको जो प्याजे है प्याजे से शुरू करना है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब प्याजे की सबसे पहले मैं करवाऊंगी इसकी स्टेजेस, उसके बाद वापस 19 पेज पे आएंगे। अब नहीं तो पहले यही कर लो। प्याजे की मूलभूत अवधारणाएं, उन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट को लेकर चले इस थ्योरी को बनाने के लिए। तो प्याजे ने क्या है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका उल्लेख करते हुए कॉग्निटिव मानव का है, उसने क्या बताया कि जो हमारा कॉग्निशन है एक मनुष्य की वह नॉलेज होती है जो हमारे मानव वातावरण में अपने बिहेवियर, चरित्र और स्वभाव से इकट्ठा करता है। शिशु शुरू में माँ का दूध, अपने माँ के दूध को ढूंढता है, छूकर और पीकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इन एक्टिविटीज की वजह से शिशु में माँ के स्तन से संबंधित ज्ञान का विस्तार होता है और इसी वातावरण में विभिन्न स्टिमुलस का ज्ञान बालक के एक्शन पर आधारित होता है। यानी कि इसने बोला, इसने एक कंसेप्ट लिया कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वह मानव का वह ज्ञान है जिसको वह अपने वातावरण में या अपने बिहेवियर में प्रयोग करके उसको पता लगता है। जैसे छोटा बच्चा है जब अपनी माँ का दूध पीता है तभी उसको क्या है, पीने के बाद ही उसे पता लगता है कि किस तरीके से पिया जाता है। स्टार्टिंग में पैदा होते ही तो बच्चे को दूध पीना नहीं आता, उसको सिखाया जाता है तो उसके बिहेवियर में आता है, तब वह उस बात को सीखता है और उसी के आधार पर एक्शन करता है। तो प्याजे ने अपने सिद्धांत में कुछ आवश्यक अवधारणाओं का विवरण दिया है। तो प्याजे ने क्या है, अब उसका जो सिद्धांत है उसके आधार पर कुछ आवश्यक अवधारणाओं का विवरण दिया है जिनकी जानकारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जानने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो प्याजे ने क्या है, कुछ ऐसी ही कंसेप्ट को अपनी थ्योरी के अंदर डाला है जिसमें है एक तो आपका कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दो चीजें बताई उसने, एक तो संज्ञान संक्रियता होनी चाहिए, संज्ञान की संरचना होनी चाहिए, यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन होने चाहिए और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कॉग्निटिव फंक्शन करते हुए प्याजे ने बताया कि जन्म से ही बालक में प्रत्यक्षीकरण, समर्थी, चिंतन, तर्क आदि की क्रियाएं पाई जाती है। यानी कि बचपन से ही बालक में, जन्म से ही बच्चे के अंदर परसेप्शन की भावना, उसकी बुद्धि, उसकी थिंकिंग और उसकी लॉजिकल, ये क्रियाएं उसमें पाई जाती हैं और जब तक वह मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये क्रियाएं डेवलपमेंट की किसी भी अवस्था में पहुंचकर न तो खत्म होती हैं और न ही चेंज होती है। ठीक है, प्याजे ने इन क्रियाओं को अपरिवर्तनशील और स्टेज इंडिपेंडेंट माना, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो उसका देखने का नजरिया है ना, हमारा जो देखने का नजरिया है, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा तर्क वितर्क करने का तरीका है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर जो परसेप्शन दिमाग में आ गया, जो उसने तरीका अपना लिया, उसी तरीके को वह चाहे किसी भी स्टेज में हो
वही चलता रहता है। ठीक है, किसी भी स्टेज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके परसेप्शन के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी समर्थि के ऊपर। देखो भाई, जो इंटेलिजेंसी आपने पाली वो पाली, ठीक है। अगर आप मंद बुद्धि के हो तो आप किसी भी स्टेज में से निकलो, ये तो है नहीं कि किसी और स्टेज में जाके आप इंटेलिजेंट बुद्धि के हो जाओगे, नहीं। और इंटेलिजेंट बुद्धि के हो तो ये तो है नहीं कि मंद बुद्धि के हो जाओगे। हाँ, एक आधा एक्सेप्शनल ये हो जाता है कि कभी कभार मान लो माइंड पे चोट लग गई तो वो केस अलग हो जाता है, नहीं तो जो भगवान ने आपको बुद्धि दे दी, अगर आप बचपन से इंटेलिजेंट हो तो आप हमेशा इंटेलिजेंट ही रहोगे, आप चीज़ों को हमेशा जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, तो इसने यही बताया कि कुछ चीज़ें हमारी ये क्या है जो चेंज नहीं होती हैं किसी भी उसमें। अब उसने बताया है बालक इन्हीं मानसिक क्रियाओं की सहायता से स्टिमुलस जगत में ज्ञान को अर्जित करता है और ज्ञान अर्जित करके एक ज्ञान भंडार की संरचना करता है। प्याजे ने बालक की सभी जितनी भी उसके अंदर एबिलिटीज हैं, विचार, अज्ञान, आदतें शामिल होती हैं, बालक के द्वारा एक अवस्था में अर्जित ज्ञान, अनुभव व परिपक्वता में बढ़ोतरी के कारण अगली अवस्था में बढ़ जाता है। यानी कि एक अवस्था से जो ज्ञान प्राप्त किया फिर अगली अवस्था में चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज हासिल करता है, फिर तीसरी अवस्था में जाता है, ऐसे करके करके वह सारी अवस्थाओं में कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे इसने बताया दो अन्य अवधारणाएं और ली इसने, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और एक आपका अकोमोडेशंस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, अकोमोडेशंस। तो संगठन से प्याजे का ये अभिप्राय है कि बुद्धि में एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस जैसे प्रत्यक्षीकरण, हमारी मेमोरी, हमारा चिंतन, तर्क आदि आपस में संगठित होकर कार्य करती हैं। जब कोई बालक वातावरण में किसी स्टिमुलस परिस्थिति के सम्मुख होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर ज्ञान अर्जन करने में उसकी सहायता करती है। तो मानसिक स्तर पर संगठन की यह क्रिया सदा चलती रहती है और वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने के ही अडेप्टेशन के संगठन की बात ही वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके, यानी कि अब इसने बताया, प्याजे ने बताया कि एक बच्चे के ज्ञान को सीखने में दो काम आते हैं, एक तो आता है उसका संगठन, एक आता है उसका अकोमोडेशन। यानी कि जब बच्चा कोई भी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कोई भी एक्ट करता है तो अपनी पूरी की पूरी पावर को एक जगह संगठित करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को सीखना है तो उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां एक ही जगह पर कंसंट्रेट है, एक ही जगह पर कंसंट्रेट है, तो ये क्या कहते हैं कि संगठित होकर बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, जिससे वह जल्दी सीख पाएगा। अगर मान लो एक बच्चा देख कहीं रहा है, सुन कहीं, क्लास में उसका ध्यान ही नहीं है, तो ऐसा बच्चा अपनी सारी पावर को संगठित करके यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अनुकूलन। व्यक्ति और वातावरण के संबंध में संगठन की अपेक्षा बाहरी रूप से प्रभावित करता है। आ गया था आपका अनुकूलन। व्यक्ति और वातावरण के संबंध में संगठन की अपेक्षा बाहरी रूप से प्रभावित करता है। प्याजे ने संगठन की अपेक्षा अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्व माना है। अनुकूलन दो उप प्रक्रियाओं का विवरण किया है जिसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन कही गई है। संज्ञान विकास में उक्त दोनों प्रक्रियाओं जिस प्रकार सहायक होती है उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। एक तो संगठित होकर सीखना, दूसरा ये जो आपका एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इसका मतलब होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है आपने अपने जो चीज़ें सीखी हैं उसको, कुछ तो ज्ञान आपको पहले से ही था, अब आपने जो चीज़ें सीखी है उस ज्ञान को एसिमिलेट करना, उसको इकट्ठा करना, सामंजस्य स्थापित करना उसके बीच में। यानी कि पहले से सीखी हुई चीज़ और अब जो चीज़ सीख रहे उनके बीच में तालमेल बिठाना, ये एसिमिलेशन कहलाता है। अकोमोडेशन का मतलब पहले आपने तालमेल बिठाया, फिर उस चीज़ को आपने ग्रहण कर लिया, तो वो अकोमोडेशन कहलाता है आपका। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ है यहाँ तक या कोई डाउट है? क्लियर है मैम। क्लियर है, तो चलूं आगे। यस मैम। अब आ जाते हैं आपके स्टेजेस, अगले पेज पे आ जाओ। इसको मैंने बता ही दिया, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब देखो आप स्टेजेस ऑफ, इसने क्या है आपकी 4 स्टेज बताए हैं। तो यहाँ पर स्टेज मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन लिखवाया था आपको 22वां, ठीक है, उसमें दे रखा आपका जो इंग्लिश में ना, इंग्लिश में मीनिंग करना बेटा इनका,
4 स्टेजेस बताई है उसने बच्चे की, क्योंकि उसने अपने बच्चे के ऊपर ही क्या की थी, पूरी स्टडी की थी। तो पहली स्टेज कौन सी थी बच्चे की, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो फर्स्ट आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ये कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से 2 साल तक, बच्चे के जन्म लेने से 2 वर्ष तक के अंदर क्या चलती है बच्चे की, सेंसरी मोटर स्टेज चलती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ सहज क्रियाएं पाई जाती है जिसको स्कीमा कहा जाता है। ये रिफ्लेक्ट एक्शंस ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा जैसे वस्तुएं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों व गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। इन्हीं अनुभूतियों को रिवाइज करने के कारण बच्चा कोग्निटिव अकोमोडेशन व एसिमिलेशन की प्रक्रिया शुरू करता है और अवधि के साथ परिवेशीय उद्दीपकों की स्थिति में कुछ एक बाह्य विशेषताओं से परिचित हो जाता है। यानी कि बस हिंदी थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट दी गई है इसमें। सेंसरी मोटर स्टेज ये प्याजे ने 0 से 2 साल तक के बच्चे को इसमें दिया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में करता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब आ गया जैसे हाथ पैर मारना, ठीक है, बच्चा रोना, रोना ये भी जन्म जाती है बच्चे का, हमने सिखाया नहीं उसको रोना, ठीक है, तो रोता है बच्चा, उसको भूख लगती है तो वो अपने हाथ पैर भी चलाता है। यानी कि ये चीजें क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो बच्चा हम बिना सिखाए बच्चा जो कर रहा है, ठीक है, या अपनी इंद्रियों का वह प्रयोग कर रहा है। और जैसे अपनी माँ को, अब वो अपनी माँ को सूरत से नहीं पहचानता छोटा बच्चा, अपनी माँ की खुशबू से उसको पहचानता है। तो उसने यहाँ पर अपनी जो उसकी गंध है उसे उसने पहचाना, तो उसने अपनी नाक वाली इंद्री का यहाँ पर प्रयोग किया। अपनी माँ के स्पर्श से पहचाना कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं तो छोटे से बच्चे को क्या पता, कोई दूसरा ले लेता है और रोने लग जाता है, उसकी मम्मी लेती है तो चुप हो जाता है। तो वह स्पर्श और इन चीजों से क्या करता है, समझ जाता है, उसको अनुभूति होती है। तो इस प्रकार बच्चा उस अनुभूति को अपने कोग्निटिव उसको एसिमुलेट करता है और फिर अकोमोडेट कर देता है। एसिमुलेट मतलब उस अनुभूति को देखता है कि ये मेरी मम्मी है या नहीं है, उसको कनेक्शन जोड़ के देखता है कि मेरी मम्मी की तो गंध ऐसी थी और ये ऐसी अलग आ रही है मुझे, तो फिर वह अकोमोडेशन करता है, उसको धारण कर लेता है कि हाँ भाई ये मेरी मम्मी नहीं है, तो रोना शुरू कर देता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेज। कुछ क्लियर हुआ है फर्स्ट स्टेज का? हाँ जी मैम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेज में जो शब्द यूज होता है वो होता है आपका स्कीमा। स्कीमा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है सीटेट में आपका कि स्कीमा शब्द कहाँ पर, यानी कि कौन सी स्टेज पर यूज हुआ है। तो स्कीमा शब्द आपकी सेंसरी मोटर स्टेज पर यूज हुआ है, क्योंकि बच्चा आपकी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, उसी रिफ्लेक्स एक्शन को इसने क्या बोला है, स्कीमा बोला है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, आपकी 2 से 6 वर्ष तक की एज इसमें मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा खेलता है, ड्राइंग वगैरह करता है, भाषा बोलना सीख जाता है, वस्तुओं की जानकारी उसको हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के संपर्क में रहना शुरू कर देता है और ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। कुछ सिंबल्स के बारे में पता लग जाता है उसको, और तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, रोट लर्निंग कर देता है। यहाँ पे 2 और 2 4 होते हैं, परंतु कैसे होते हैं ये समझ में नहीं आता उसको। यह अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, इसलिए बालक के विभिन्न निर्णय त्रुटिपूर्ण यहाँ पर होते हैं। बालक इस अवस्था में प्राय बाहरी आवंटन से भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में पहली बार थिंकिंग की शुरुआत करता है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 6 साल। अब राज तुम्हारा बच्चा तो इसी एज के का मिलेगा, तो आपका बच्चा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसमें बच्चा क्या करता है, खेलता भी है, ड्राइंग भी करता है, दूसरों के संपर्क में भी आता है, उनसे भी सीखता है। यहाँ पर बच्चा क्या है, स्कूल एज इसको बोलते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है। इस एज में आकर बच्चा चीजों को रटना शुरू कर देता है, उनका मीनिंग उसको समझ में नहीं आता, बस रट लेता है। ठीक है, सिंबल्स को पहचानना शुरू कर देता है। बच्चे की क्या है, अतार्किक चिंतन नहीं करता वह, बस जो मैडम ने लिखवा दिया वही सही है। तो इस अवस्था में बच्चा थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करता है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सोचना शुरू करता है। तो सेकंड वाली स्टेज हो गई क्लियर? Yes, हाँ ma'am. जी मैम।
इस क्वेश्चन को ना समझने के लिए ना तुम फिर जो मैं एज बोल रही हूँ ना उसी एज के बच्चों को इमेजिन कर लो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि उस एज के बच्चे क्या क्या काम कर सकते हैं। आगे आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये तीसरी स्टेज मानी जाती है। इसमें 7 से 12 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें इसे बच्चे की संज्ञान की अवस्था भी बोला जाता है, और इसको क्या है भाई, गैंग एज भी बोलते हैं इसको। बच्चा गैंग बनानी शुरू कर देता है, ये मेरे फ्रेंड है, मैं तो उनके साथ खेलने जाऊंगा। तो आपका सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि गैंग एज कौन सी अवस्था में आती है। तो कौन सी अवस्था में आती है गैंग एज? बताओ जरा। 12 साल से ऊपर के बच्चों में आती है। मैम 7 से 12 साल में। हाँ, तो उसमें आपको 7 और 12 नहीं लिखोगे, वहां पर इससे स्टेज का। स्टेज ऑफ कंक्रीट। हाँ, यस मैम, कॉन्क्रीट। स्टेज ऑफ। हाँ जी, कौन सी है ये आपकी? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। आपसे पूछ लिया जाए स्कूल एज कौन सी एज होती है आपकी, प्याजे के अनुसार स्कूल एज कौन सी अवस्था में होती है? मैम प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ प्री जी, ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपसे पूछ लिया जाए कि स्कीमा कौन सी स्टेज पे आता है? सेंसरी मोटर स्टेज मैम। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। एक ये स्कीमा वाला वर्ड पूछा जाता है, एक आपसे ये जो चारों स्टेज है ना, इन चारों स्टेज में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वे उठा के बीच में से कि ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है। अब देखो भाई, 3 वाली में चल रहे थे हम, 3rd वाली स्टेज में इसमें बच्चा क्या है, लॉजिकल थिंकिंग करने के योग्य हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है राम श्याम की अपेक्षा अच्छा और श्याम मोहन से अच्छा है। तो इस अवस्था में बालक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राम तीनों में से सबसे उत्तम है। एक तो देखो, इसको हम गैंगेज बोलते हैं। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की शुरू हो जाती है। बच्चा क्या है, रंगों को देखकर अलग अलग रंगों के आधार पर वस्तु को अलग अलग करना सीख जाता है, ठीक है। दूसरों के साथ रिलेशन को समझ में आने लग जाते हैं, ये इसके रिश्ते में क्या लगते हैं, ये क्या लगते हैं, यानी कि उसको रिश्तेदारी वाली जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वे भी उसको समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग पावर उसकी बढ़ती है। उसके बाद अब चीजों को वह कॉन्क्रीट करके, यानी कि पहले वाली जो स्टेज थी था उसमें तो बच्चे को दिखाकर समझाया जाता था, अब बच्चे को दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप नाम ले दो तो बच्चे की क्या हो जाती है, दिमाग में उसकी पिक्चर आ जाती है। तो ये वो वाली स्टेज है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यस मैम। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं, ये आपकी 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, उसके अपने थॉट होते हैं, ठीक है, खुद के विचार होते हैं। सबसे पहले इसको तूफान की एज भी बोलते हैं। तूफान की एज किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने बोला था। यानी कि ये जो एज होती है किशोरावस्था, इसको तूफान की एज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है आपका सीटेट में कि तूफान की एज कौन सी एज को बोलते हैं, या फिर कई बार ये पूछ लेते हैं कि तूफान की किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने बोला था। तो इसको क्या है, तो तूफान की अवस्था बोलते हैं क्योंकि 12 वर्ष के बाद बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है। तो यहाँ पर उसके खुद के थॉट होते हैं, खुद के लिए चिंतन होता है उसका। बच्चा क्या है, परिपक्वता की तरफ जाता है। और कभी कभार बच्चा गलतियां भी इसी एज में बहुत ज्यादा करता है। सच्चाई और झूठ में अंतर समझ पाता है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य तार्किक चिंतन है। और इस एज में बच्चों का पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा होता है। बच्चे को ये लगता है कि उसके ऊपर उसको बंधनों में रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आपका फॉर्मल स्टेज है। इसमें बच्चा समझ जाता है। अब बच्चा मूर्त अमूर्त चीजों को भी समझ जाता है, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या है, इसमें किशोरावस्था वाले चेंजेस इस स्टेज में आते हैं। बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो उसको पता है, लेकिन फिर भी अगर वह गलत रास्ते पर चल पड़ा तो गलत होता जाएगा यहाँ पर, अगर ठीक चल पड़ा तो उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इस प्रकार चारों अवस्थाओं को समझाने की कोशिश की है कि विकास में आने वाले बाधाओं का निदान कर सकता है और बालक विकास में उसका आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया है क्वेश्चन?
प्याजे वाला, जीन प्याजे में बेटा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप 4 स्टेजेस से लिखना शुरू कर देना। क्या लिखोगे कि चलो कुछ भी समझ में ना आए और प्याजे वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे प्याजे स्विट्जरलैंड के एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, उनकी रुचि थी बालक की डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने क्या है जो पूरी की पूरी स्टडी की उसने अपने बच्चे के ऊपर की, और अपने बच्चे के ऊपर स्टडी करते हुए उसने कुछ अवधारणाओं को, कुछ कंसेप्ट को उसने बताया, और इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर उसने बच्चे की जो एज है या जो डेवलपमेंट है उसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो उसने पहली बताई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर बताई उसने प्री ऑपरेशनल, फिर बताई उसने आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर फॉर्मल स्टेज बताई। ठीक है, तो चारों अवस्थाओं में उसने अलग अलग ईयर बता दिए, इसी साल के बच्चे और ये बच्चे काम करते हैं। और उसमें पहली स्टेज में स्कीमा बोला गया, दूसरी स्टेज को उसने गैंग एज बोला, तीसरी स्टेज को उसने नहीं, दूसरी को स्कूल एज बोला था, तीसरी स्टेज गैंग एज में आती है, और फोर्थ वाली तूफानों की स्टेज बोला था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखाना, आपके कंप्लीट नंबर मिलेंगे आपको। समझ में आ गया? यस मैम। हमने पहली बार चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट वाली क्लास 1 घंटा लिया है, नहीं तो इसमें तुम सबसे ज्यादा जल्दी बोर होते थे। आज की क्लास ठीक थी ना? क्या? आज की क्लास ठीक थी इसलिए बोर नहीं हुए, मुझे तो नींद आने लग जाती है। ये कुछ नहीं हो गया ना, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड आ गया। हाँ, हाँ, तो इसीलिए हमें क्या बोरिंग नहीं लगा, जो चीजें हमें रियल लाइफ में नहीं देख रहे तो वो हमें बोरिंग लग रही है, और ये चीजें हमारे सामने हो रही हैं तो इसलिए हमें इजी लगी है समझने में। ठीक है, तो आज आपकी इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं साथ साथ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आगे कल करेंगे हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। अब आगे आपको इसमें मजे आएंगे क्योंकि इसमें सारी डेवलपमेंट चलेगी अब बच्चे की। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर लीव कर सकते हो क्लास को।